हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू आईबी एसीआईओ पार्ट 10। सो इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये पार्ट 10 जो है हमारा लास्ट पार्ट है। सो बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करके जाना, सभी चीज़ों को। आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है। बी कॉन्फिडेंट, डरना नहीं है। क्वेश्चन अगर नहीं पेपर में आपको दिखता या समझ नहीं आता तो लीव करना, छोड़ना। ऐसे मत सोचना कि आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते तो आप उसके ऊपर ही अटके बैठे हो। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, आपको आते होंगे। भटकना नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मेरे 2 पेड कोर्सेज, 10,000 एमसीक्यू कोर्स, ऐसे ही हमारा जीएस कोर्स आता है। दोनों हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में आते हैं। आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आज क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, कौन सी फील्ड के अंदर जो है पुलिजर प्राइज दिया जाता है। कौन सी फील्ड के अंदर ये जो अवार्ड होता है, ये आपका न्यूज़पेपर, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो, ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर के लिए और म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए ये आपको अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता के लिए जो है ये आपको अवार्ड दिया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये पुलिजर अवार्ड जो है ये आपका 1917 के अंदर, 1917 के अंदर जो है आपको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो जोसेफ पुलिजर थे, जोसेफ पुलिजर, इनके जो है ऑनर में ये किया गया था। और ये जोसेफ पुलिजर जो हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हंगरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इसकी पुलिजर अवार्ड की, ये करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है तो उनको कौन करता है। वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाया जाता है वो कौन सी स्टार्टिंग जगह पॉइंट कौन सी होती है। देखिए पॉइंट समझिए क्या होता है। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, यानी कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो मतलब एक्स्ट्रा ऑफिस दिया गया है इनको। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरह, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मेंबर संसद के। ऑल का मतलब यहाँ पे इलेक्टेड भी आ गया, नॉमिनेटेड भी आ गया, चुने हुए और मनोनीत। पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी वर्ड आ जाता है। लेकिन जब हम इसको हटा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। चेयरमैन को हटाएंगे तो सदन उसी सदन से जो है बिल उठेगा। तो वो बिल जो उठता है वो आपका राज्यसभा ही उठाएगी, क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। तो हमेशा राज्यसभा से बिल उठेगा तो हटाया जाएगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या होता है, वो किसी भी सदन से हो सकता है, आइदर हाउस, किसी भी सदन से। और इसमें क्या होता है, 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। रिटर्न में देंगे और 14 दिन का टाइम देंगे आपके राष्ट्रपति को, फिर उसके बाद 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से हटा दिया जाएगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब जितने आपके प्रेजेंट है उसके 50% + 1 लोग प्रेजेंट वोट करेंगे, आपको हटा दिया जाएगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा परमानेंट हाउस है और उसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल होता है। 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल बाद रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन हाउस परमानेंट है। ओरिजिनल कॉपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसने लिखी थी, वो इन्होंने लिखी थी, डेट इज प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखी थी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, प्रेम बिहारी रायजादा। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है, ध्वज है, उसको फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था, पिंगाली वेंकैया जी ने किया था, पिंगाली वेंकैया जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार टाइटल जो है इनको बारदोली सत्याग्रह में मिला था, बारदोली सत्याग्रह में 1928 में गुजरात में क्रॉप टैक्सेशन के लिए। वल्लभ भाई पटेल जी को हम बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन करवाया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं आपके 1931 की कराची सेशन में प्रेसिडेंट थे, और वहाँ पे पहली बार फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट किया गया था। फंडामेंटल राइट की बात जो हुई थी पहली बार 1928 में हुई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन इसको ड्राफ्ट कब किया गया था, 1930 के कराची सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन उसको ड्राफ्ट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था। ये आपको याद रखना है। आज़ाद भारत के बाद जो फंडामेंटल राइट की जो कमेटी बैठी थी, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है चेयरपर्सन थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे देश के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं होती, बट अदरवाइज ये हमारी कन्वेंशन होती है, तो जिसके अकॉर्डिंग हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पहला जो है आपका बनाया था, क्या, डेट इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर।
सी राजगोपालाचार्य आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, मतलब फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया ये थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। बाबा साहेब अम्बेडकर इन महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बाद में इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इनका एक पेपर है मूक नायक, वो भी आपको याद रखना है, मूक नायक का पेपर है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, जिनका जो कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी, तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड करी थी। इनके अलावा जो है तेज बहादुर सप्रू थे जिन्होंने ये जो मीटिंग को अटेंड किया था। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अगर हम बात करते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन तो थे और यहाँ पे इन्होंने गांधी अम्बेडकर पैक्ट, जिसे आप पूना पैक्ट कहते हैं, यरवड़ा जेल के अंदर जो है साइन किया गया था 1932 में। एक्चुअली साइनिंग अथॉरिटी वाज अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय जी वही हैं जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। क्लियर, याद रखना है सारी चीजें। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोज्ड इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी जहां पे आपका ना तो कोई ट्रेड हो रहा है, ना ही कोई बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो डैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। आंसर इसमें क्या बनेगा? नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस। अगर हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, खुली अर्थव्यवस्था की, इसका मतलब वहां पे क्या होता है? ट्रेड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, आपको एक आरबीआई की पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, वहां पे वर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी यहाँ पे मतलब क्या होगा? ओपन वर्ड आ गया, मतलब ट्रेड होगा। ट्रेड किसका होगा? यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेड होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रेड कौन करता है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ट्रेड कौन करता है? आपका आरबीआई ट्रेड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। यहाँ पे पैसे का लेन देन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब होता है घाटे के समय पैसे देना। गवर्नमेंट को घाटा पड़ता है तब पैसे दिए जाते हैं, तो क्या होता है? न्यू प्रिंटिंग होती है, नए नोट छापे जाते हैं, तब जाके चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कौन सा इंडियन फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने फ्लैग को अनफर्ल किया था स्टटगर्ट के अंदर, जर्मनी के अंदर 1907 के अंदर, ठीक है? इन्होंने किया था। ये कौन है? मैडम बीकाजी कामा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। मैडम बीकाजी कामा जो है इन्होंने 1907 में इन्होंने किया था। और यहाँ पे स्टटगर्ट के अंदर सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे देखने को आपको मिल रही थी। और मैडम बीकाजी कामा जो हैं, ये इनको बोलते हैं मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया। ये प्राइवेट सेक्रेटरी थी। किनकी सेक्रेटरी थी ये थी दादाबाई नौरोजी की। दादाबाई नौरोजी वही पर्सन है जिन्होंने रस्त गुफ्तार का इनाम का पेपर भी लिखा था। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाउस ऑफ कॉमन में पहले भारतीय इलेक्ट होने वाले ये थे। स्वराज वर्ड जो है इन्होंने कांग्रेस सेशन में यूज़ किया था, 1906 कलकत्ता सेशन में पहली बार यूज़ किया था। दादाबाई नौरोजी को हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने हरिजन पेपर लिखा था, हिंद स्वराज लिखा था, यंग इंडिया लिखा था, नवजीवन लिखा था, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है। महादेव देसाई इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। और जो है आपका मदुरई के अंदर हाफ नेकेड हुए थे। ये हाफ नेकेड का मतलब इन्होंने शर्ट पहनना छोड़ दिया था मदुरई से। मदुरई जो होता है सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। महात्मा गांधी जो है 1924 बेलगांव सेशन में पहली और आखिरी बार जो है प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। और जो है महात्मा गांधी जो हैं पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, जिसे आप 3 कथिया लगान भी कहते हैं, 3/20 और इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। और ये आए थे कब? 9 जनवरी 1915 को आए थे हमारे देश में। और 9 जनवरी का जो दिन होता है इसे हम कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे कहा जाता है। क्लियर? दादाभाई नौरोजी डिस्कस कर लिया। और तिलक जी देखते हैं। तिलक जी की डेथ तब हुई थी जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये पूरे इंडिया की पहली मास बेस्ड मूवमेंट थी। और गांधी जी ने यहाँ पे स्लोगन दिया था कि हम 1 साल में आज़ादी दे देंगे। और यहाँ पे लोकमान्य तिलक जी जो हैं केसरी नाम का पेपर और मराठा नाम का पेपर इनका था। केसरी जो था आपकी मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट जो है लोकमान्य तिलक जी ने बोला था। और लोकमान्य तिलक जी ने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाए थे? पुणे के अंदर। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट करी थी 1916 में। मद्रास हेडक्वार्टर बनाए थे, मद्रास अध्यार में हेडक्वार्टर बनाए थे। एनी बेसेंट जो हैं वही लेडी हैं 1917 के अंदर जिन्होंने पहली कलकत्ता के अंदर जो है पहली लेडी चेयरपर्सन बनी थी आईएनसी की। आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं ये। क्लियर? और इन्होंने जो है बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी ज्वाइन किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है न्यूयॉर्क के अंदर आपकी एक सोसाइटी है जो हिंदुइज्म को बढ़ावा देती है। और हिंदुइज्म को बढ़ावा देती है मेजर ऑलकट
एंड मैडम एच पी ब्लावस्की जो है इनके जो हैं मेन फाउंडर थे। लेकिन बाद में जो है जब ये इंडिया आए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले इंडिया आए थे, तो इन्होंने मद्रास अदयार में हेडक्वार्टर बनाए थे और एनी बेसेंट ने इनको ज्वाइन किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हु बिगेन द फारेजी मूवमेंट, फारेजी मूवमेंट जो है स्टार्ट किसने करी थी? फारेजी मूवमेंट स्टार्ट करी थी हाजी शरीयतुल्लाह जी ने, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और ये बंगाली मुस्लिम्स के लिए थी, बंगाली मुस्लिम्स के लिए। इसका मतलब क्या था? दैट इज स्टैंड फॉर कंपल्सरी एंड मैंडेटरी ड्यूटीज ऑब्टेन्ड बाय अल्लाह, ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह। मतलब अल्लाह जो कहता है, भगवान जो कहता है, उसने जो ड्यूटीज़ हमें दी हैं तो बंगाली मुस्लिम्स को वो करनी है, उसके लिए फैरेजी मूवमेंट जो है स्टार्ट करी गई थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर हम बात कर सकते हैं, पेपर में आ सकता है आपको, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये 1906 में स्टार्ट करी गई थी और नवाब सलीम उल्लाह खान ऑफ ढाका इन्होंने स्टार्ट करी थी। और इनके साथ जो थे आपके आगा खान थे, ठीक है, सैयद अहमद खान थे, नवाब सलीमुल्लाह भी जी थे, ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना, लखनऊ पैक्ट के लिए सरोजिनी नायडू जी ने इनको क्या बोला था? दैट इज़ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन बाद में जो है इनकी कहते हैं ना कि अकल खराब हो गई थी, ठीक है, और लोगों के आने के चक्कर में 1939 में इन्होंने टू नेशन थियोरी भी दी थी, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करी थी, क्लियर। और पाकिस्तान जो वर्ड है, पाकिस्तान वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? ऐसे ये चौधरी रहमत अली जी ने वर्ड जोड़ा था, चौधरी रहमत अली। पंजाब, कश्मीर, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ये आपके 5-4 जगह हैं। पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, ये जगह हैं। इनको जोड़ के मुस्लिम रिच एरिया बनाए जाते हैं, तो उन्होंने चौधरी रहमत अली जी ने ये वर्ड यूज़ किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिनका जो फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन करता है? फाइनेंस कमीशन के अंदर लिखा गया है आर्टिकल 280 में। अभी हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, लेकिन जब भी आप वीडियो देखोगे अभी तो 15 चल रहा है, साल में देखोगे, जब भी देखोगे तो आपको चेंज देख लेना कि हमारा चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन अभी जल्दी नहीं चेंज होने वाला। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? एनके सिंह। इनका काम क्या होता है? कोई भी पैसा अगर सेंटर के पास आता है उसको डिवाइड करना सेंटर और स्टेट के बीच में, वो आपका फाइनेंस कमीशन का रोल होता है। आर्टिकल 280 इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। के.सी. नियोगी वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर, क्लियर। और ये हमारे देश के फाइनेंस की चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 269 क्या बताता है हमें? ये बताता है हमें कि जो टैक्स लगाया गया है और कलेक्ट किया गया है सेंटर द्वारा, बट वो दे दिया गया है किसको? स्टेट्स को दे दिया गया है। टैक्स लगाता कौन है और आपका इकट्ठा कौन करता है? सेंटर, यानी कि यूनियन, लेकिन वो दे किसको दिया? स्टेट्स को दे दिया। आर्टिकल 268 क्या कहता है कि जो टैक्स लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, लेकिन उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किसने किया है? स्टेट्स ने किया है। 265 क्या बताता है? कोई भी टैक्स जो है आपका वो नहीं लगाया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक आपकी लॉ अथॉरिटी जो है नहीं बताती तब तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अथॉरिटी कौन है? आपकी पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के बिना पूछे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 280 इज द करेक्ट आंसर। हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है पर मिनट कितना होता है एडल्ट पर्सन में, ये आपको एज पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी एजेस पता होनी चाहिए कहाँ पे कितना कितना होता है। लेकिन एवरेज हम बात करते हैं 15 से 18 होता है, 15 से 18 बार। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और इसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पायरोमीटर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा रेस्पिरेटरी सेंटर हमारी बॉडी में कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला ऑब्लोंगटा जो है हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट आता है और ये वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, दैट इज़ इनवॉलंटरी एक्टिविटी। इनवॉलंटरी एक्टिविटी में जैसे आपने खांसना हो, ठीक है, छींकना हो, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग और सांस लेना, रेस्पिरेशन और हार्ट की एक्टिविटीज़, ये सारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपका मेडुला ऑब्लोंगटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, याद रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 15 से 18 बार। पहला ड्रेनेज सिस्टम जो है, निकासी प्रणाली का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? पहला जल निकास वाली बातें जो करी गई थी वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में करी गई थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता था? जो ग्रिड पैटर्न फॉलो किया जाता था, घर होते थे ऐसे, ठीक है, जैसे हमारे आजकल घर होते हैं लाइनों में, एक दूसरे के घर सामने, और जो निकास होता था बाहर गली में नाली होती थी, नाली में पानी निकलता था, निकास होता था, ड्रेनेज सिस्टम देखने को आपको प्रॉपर तरीके से मिलता था। घर भी अच्छे बने होते थे इस तरीके से जैसे आज बने हुए हैं। एक गली है, आगे चौराहा है, फिर कटता है शहर, मतलब कटती है, गलियां कटती हैं और घर बने हुए हैं सेम ऐसे जैसे आज बने हुए हैं। तो इसीलिए तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? जो है ये कौन सी आपकी वो है?
अर्बनाइजेशन वाली एज है। क्लियर, क्योंकि इसके लोग जो है अर्बन थे, अर्बनाइज थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्बनाइज स्टेट, जो है बी ऑप्शन बनेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक इसीलिए कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक मतलब प्राक-ऐतिहासिक, प्राक-ऐतिहासिक बोला जाता है। वाई प्राक-ऐतिहासिक, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ भी लिखित में हमें नहीं मिलता, हमें पिक्चरों से, सिक्कों से पता करना पड़ता है, तभी जाके हम इसको कहते हैं कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, बोस्ट्रोफिडोन। क्या है, बोस्ट्रोफिडोन इसकी स्क्रिप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बोस्ट्रोफिडोन। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो इसकी स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो हमें नहीं पता लगता, इसीलिए हम इसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक हम कहते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसकी। क्लियर, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी तो इजिप्ट वाली भी चल रही थी, चाइना वाली भी चल रही थी और मेसोपोटामिया वाली भी आपकी सिविलाइजेशन चल रही थी, ये पता होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन चल रही थी, इजिप्ट भी चल रही थी, चाइनीज भी चल रही थी और मेसोपोटामिया वाली भी चल रही थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले जो पर्सन थे दैट वाज लैंडस्टीनर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, लैंडस्टीनर इज द करेक्ट आंसर। लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलके, दोनों ने मिलके क्या किया था, आरएच ग्रुप डिनोट किया था, आरएच पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है। RH पॉजिटिव जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव है, और RH क्या होता है, एक एंटीजन होता है, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिला था, रीसिस मंकी से, और रीसिस मंकी जो है हमारे और रीसिस मंकी के अंदर एक एंटीजन सेम था, इसलिए इसको RH फैक्टर बोल दिया गया था, रीसिस फैक्टर उसको कहते हैं। विलियम हार्वे की बात करते हैं तो इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, जो है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमें बताया था। पेवलोव की बात करते हैं, पेवलोव जो है इन्होंने कंडीशनल रिफ्लेक्स के बारे में बताया था। कंडीशनल रिफ्लेक्स लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको कह दूं, आपके सामने आपकी फेवरेट डिश पड़ी है, सोच लो, दिमाग में सोच लो, फेवरेट डिश पड़ी है, तो आपके सामने पड़ी है, तो आपके मुंह के अंदर जो है पानी निकलने लग जाएगा। क्यों निकलने लग जाएगा, क्योंकि आपके सामने मैंने कंडीशन रखी और साथ के साथ जो है आपके मुंह में पानी आने लग गया। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स। ऐसा ही किसने कॉन्सेप्ट भी दिया था, पेवलोव ने, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग लाइका के ऊपर, डॉग लाइका के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो कंडीशनल रिफ्लेक्स में ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है। जब मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में है, दिमाग में मतलब मेमोरी में हो गया, आपके मेमोरी में हो गया। सो मेमोरी के लिए हमारा जो सेंटर होता है वो कौन सा सेंटर होता है, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है आपका मेमोरी का, थिंकिंग का, ये आपका सेंटर होता है, और जो किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है, इसीलिए पता होना चाहिए आपको पेवलोव। अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है पहली मेडिसिन ढूंढी थी, डेट वाज पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या थी, आपकी एंटीबायोटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है, और ये निकाली कहाँ से गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई थी। क्लियर। फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहा जाता है। और कौन सी फंगस हम खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। और फंगस और एल्गी अगर मिलते हैं तो लाइकन बनता है। अगर लाइकन हवा में प्रेजेंट है तो वहाँ पे हवा क्या है, साफ है, प्योर हवा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे लाइकन एब्सेंट होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे सल्फर पोल्यूशन चल रहा है। लाइकन एब्सेंट हो रहे हैं, सल्फर पोल्यूशन चल रहा है, और वो आपका एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। आंसर इसमें क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन, लैंडस्टीनर इज द करेक्ट आंसर। हिमालयन माउंटेन्स और उसकी रिवर्स के लिए स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। पहली बात तो हिमालयन माउंटेन जो है आपकी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है, और आपकी टेथे सी से इसका ओरिजिन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। टेथे सी से हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, और इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर इसकी हाइट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या यंग होती हैं, वीक होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तो यंग तो है और वीक भी है, तभी तो मूवमेंट चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं जो आपका यूथफुल स्टेज में डाइसेक्ट करती हैं इनको, बिल्कुल पॉइंट सही हैं। जैसे आपकी जो है इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ये सारी यहाँ से तो स्टार्ट हो रही हैं, हिमालयन रिवर से तो स्टार्ट हो रही हैं, तो दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सॉरी डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बोथ आर राइट। सी नहीं बनेगा इसका, डी ऑप्शन बनेगा, बोथ आर राइट इज द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। और जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं वो आपकी पेरिनियल रिवर हैं। पेरिनियल रिवर का मतलब सारा साल बहने वाली रिवर्स हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, आंसर इज डी ऑप्शन। जापान की पार्लियामेंट को हम और क्या कहते हैं, जापान की पार्लियामेंट को हम और क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है डाइट। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए, ये इट्स नॉट आहार, इट्स डाइट, ठीक है, डाइट कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये याद रखना, डाइट। और जो डायल है, डायल, ठीक है, डेल, पाल, डेल ही लिख सकते हो आप यहाँ पे, डेल, तो ये जो है आपका किसका है, आयरलैंड का। क्लियर।
युआन जो है ये चाइना का है, नाउ इन द ताइवान, नाउ इन द ताइवान। शोरा जो है मेनली जो है आपकी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है ना, इस्लामिक मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज उनका जो है शोरा है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। कौन से वाइसरॉय ने सजेस्ट किया था आपका विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में इस्टेब्लिश किसने किया था? ये लार्ज मार्बल बिल्डिंग है, विक्टोरिया जो है लार्ज मार्बल बिल्डिंग है जो बनाया गया था, और ये जो है आपका क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था, और ये जो बनवाया था लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आपको पता है लॉर्ड कर्जन बंगाल पार्टीशन जिन्होंने करवाया था 16 अक्टूबर 1905 के अंदर, क्लियर। एंड्रयू फ्रेजर कमेटी बिठाई थी इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, डलहौजी जो हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति के सिद्धांत इन्होंने स्टार्ट किए थे। सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट जो कैप्चर करी गई थी। शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन्होंने बनवाया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट TBWD टेलीग्राफ और पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 के अंदर चलाई थी। बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर जो है रन करी थी। ये सब कुछ इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, अच्छा विडो रीमैरिज एक्ट भी जो है आपका इनके टाइम पे आया था 1848 के अंदर, क्लियर। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सेवाओं के जनक, ठीक है। स्थानीय सेवा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय जो होती है आपकी स्थानीय सेवा के जो जैसे पंचायत वगैरह म्यूनसिपैलिटी वगैरह उनके। लॉर्ड रिपन के टाइम पे आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट दैट वाज फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन द 1881 जो आपके लेबर जो है लेबर की हेल्थ के ऊपर बात करता है। और प्लस लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जिनके टाइम पे कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट करी गई थी दिल्ली के अंदर, और इनके ऊपर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस वही हैं जो आपके आज़ाद हिंद फौज के जो हैं पहले प्रेसिडेंट बने थे, और कैप्टन मोहन सिंह ने बनवाई थी, और इन्होंने दोनों ने कार्यभार दे दिया था किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। कब? 1943 के अंदर और सिंगापुर के अंदर, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका कार्यभार संभाला था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 10 हैं। पहली बात तो पहले 10 थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड की गई थी। फिर हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया। सो नाउ इज द टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? USSR से, रशिया से हमने इसको बोरो किया था। और इसके जो एम है फंडामेंटल ड्यूटी के कौन कौन से हैं? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, संप्रभुता को बनाए रखना है, बिल्कुल सही है जी। टाइटल्स अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 18, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, बिल्कुल जी, भाईचारे को बढ़ावा देना है। और रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग की, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ना कि ड्यूटी। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है? वायरल बीमारी जो है इनमें से कौन सी है? बेरी की बात करते हैं तो विटामिन B1 की कमी के कारण देखने को आपको मिलता है, और इसका जो विटामिन है डेट इज कॉल्ड थायामिन और थियामिन, क्लियर। मीजल जो है आपका रूबेला वायरस के कारण, रूबेला वायरस के कारण देखने को आपको मिलती है। रिकेट्स जो है आपको विटामिन D की कमी के कारण देखने को मिलती है। विटामिन D इज कॉल्ड कैल्सीफिरोल कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है, और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो है हड्डियां वीकन पड़ जाती हैं, क्लियर देखने को मिलता है। सिफिलिस की बात करते हैं तो ट्रैपोनीमा पैलिडम के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण देखने को आपको मिलता है आपका सिफिलिस, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? आपका बी ऑप्शन बनेगा। यही आपकी वायरल डिजीज है और तीनों वायरल डिजीज नहीं है। आंसर इज बी ऑप्शन। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय, देखिए यहाँ पे बोला है इकोनॉमिक ड्रेन। अगर आपसे पूछता इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान से समझना है, अगर पूछे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने दी थी, तो आपका आंसर क्या बनेगा? RC दत्त, ठीक है। RC दत्त ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अगर यहाँ पे बोले इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हमें बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने किसने बताया था? दादाभाई नौरोजी जी ने। दादाभाई नौरोजी वही हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्त गफ्तार, पहले पर्सन जो हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे 1892 में फिंसबरी से, और स्वराज वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन। स्वराज वर्ड पहली बार इन्होंने INC में यूज़ किया था 1906 में। अदरवाइज स्वराज वर्ड है किसका? स्वराज वर्ड है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती जी का वर्ड है जिन्हें हम मूल शंकर के नाम से हम जानते हैं, क्लियर। जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू जी ने फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट किया था 1931 के कराची सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी इन्होंने बनाई थी 1938 में हरिपुरा सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। एम के गांधी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने स्टार्ट करी थी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। अखिल भारतीय छुआछूत के लिए जो लीग थी वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के यही आपके एम के गांधी वॉज द प्रेसिडेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर। द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज, सबसे जो है आपकी प्रसिद्ध लैगून झील जो है वो कौन सी है? लैगून झील जो है आपकी कौन सी है ये आपको बताना है। इसका नाम है आपका चिलिका लेक। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। चिलिका लेक जो है उड़ीसा के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा के अंदर जो है गाहिर माथा बीच है, जहाँ पे आपके मास नेस्टिंग करने आते हैं। कौन करने आते हैं? ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल जो है यहाँ पे मास नेस्टिंग करने आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? चिलिका लेक इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बनेगा। डल लेक की अगर हम बात करते हैं तो डल लेक जो है श्रीनगर के अंदर स्टार्ट करी गई थी, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। क्लियर? पुलिकत लेक की अगर हम बात करते हैं, पुलिकत लेक की, तो ये आपका है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बीच में, आंध्र प्रदेश के बीच में। क्लियर? वेम्बनाड लेक जो है वो कहाँ पे है आपकी? डेट इज इन द केरल। याद रखिए, चिलिका लेक उड़ीसा। गोविंद बल्लभ सागर पंत सागर जो है आपका डेट इज इन द मध्य प्रदेश। और यहाँ पे है सांबर लेक, सांबर लेक इज इन द राजस्थान। क्लियर? ये याद रखना है आपको। वुलर लेक जो फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और मानसरोवर जो है आपका तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना के अंदर देखने को आपको मिलता है, तिब्बत चाइना के अंदर। क्लियर? आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। चिलिका लेक इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन बोलता है कौन सा एक आर्टिकल है जहां पे बोलता है कि जो स्पीकर है, कौन सा जो आर्टिकल है जहां पे स्पीकर है वो किसी भी मेंबर को कह सकता है आपका कि अपनी मदर टंग के अंदर बोले, मदर टंग के अंदर बोले। ये आपका किस आर्टिकल में लिखा हुआ है जिसमें स्पीकर अलाउ करता है? देखिए, आपको 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहले आपको मदर टंग आनी चाहिए, दूसरी हिंदी, तीसरी इंग्लिश, ये होनी चाहिए। ये आपके 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है? अब बात यह है कि स्पीकर बोल रहा है कि आप मदर टंग में बोल सकते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? 120(1) के अंदर लिखा गया है। 110 के बारे में बात करते हैं, मनी बिल में लिखा गया है धन विधेयक बिल, जिसमें एक बिल को मनी बिल घोषित करना हो तो स्पीकर के साइन होने जरूरी हैं। 14 दिन के अंदर पास होगा। लोकसभा की सारी पावर्स होती हैं, राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती। टैक्स के रिलेटेड हो, सैलरीज के रिलेटेड हो, आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, लोन्स आपके देने हो, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है 110 में। 122 में हम क्या बोलते हैं? 122 में बोलते हैं कि जो कोर्ट्स होती हैं वो आपके बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में। 126 नंबर आर्टिकल क्या बताता है कि हमारे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसको अपॉइंट किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं, उनके बाद उनके सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, एक्टिंग जज बना दिया जाएगा। क्लियर? और आपका आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें बात करता है, और 214 बात करता है हमें हाई कोर्ट के बारे में। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु कैप्चर्ड ग्वालियर फ्रॉम द सिंधिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? सिंधिया से ग्वालियर को कैप्चर किसने किया था? तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने, रानी लक्ष्मीबाई जी ने, जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी। क्लियर? और झांसी से लड़ी थी 1857 का रिवोल्ट, और इनको मारा किसने था? ह्यूज रॉस ने। और ह्यूज रॉस ने एक बात भी बोली थी कि हाँ, 1857 के रिवोल्ट में जो भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, द ग्रेट मिलिटेंट ऑफ द 1857 रिवोल्ट वॉज जो है आपकी रानी लक्ष्मीबाई। ये इन्होंने वर्ड यूज़ किए थे ह्यूज रॉस ने। नाना साहिब जो है दोंदो पंत इनको कहते हैं, और इनके सेनापति थे तांत्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है? और ये लड़े थे आपके कानपुर से लड़े थे। मौलवी अहमदुल्ला, ये जो है ये मौलवी हैं फैज़ाबाद के। ठीक है? फैज़ाबाद के 1857 रिवोल्ट में लड़े थे। बख्त खान, ये आपके कमांडर इन चीफ हैं किसके? डैट इज बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह जफर के। जब फिर आप पेपर में आता है बहादुर शाह सेकंड के। क्लियर? बख्त खान आपके कमांडर इन चीफ थे। क्लियर? जगदीशपुर बिहार के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके जो है कुंवर ब्रदर्स लड़े थे, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह लड़े थे। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा पास है जो सतलुज वैली से निकलता है? सतलुज वैली, जैसे हम सतलुज वैली की बात करते हैं, सतलुज रिवर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपका क्रॉस करता है, और एट द एंड जो है ये जब एंटर करती है ना इंडिया में, हिमाचल प्रदेश से एंटर करता है तो शिपकिला पास से ये एंटर करता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। शिपकिला पास से ये क्रॉस करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना से स्टार्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर?
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाइना के साथ जो है, चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन है वो शिपकिला पास से भी होते हैं, वो आपका नाथुला पास से भी होते हैं, वो आपके जो है लिपू लेक से भी होते हैं। ध्यान रखना, लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड में, लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है, जो लिंक करता है इंडिया और चाइना को। नाथुला पास जो है आपका, नाथुला पास जो है आपका सिक्किम के अंदर है, सिक्किम को सिक्किम के साथ हम टच करते हैं चाइना के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, शिपकिला पास। इनमें से एडिबल प्रोटीन बताइए कौन से हैं। प्रोटीन 4 चीज़ों से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर। और प्रोटीन की कमी से होता है प्रोटीन एनर्जी माइल न्यूट्रिशन हो जाता है, और इसमें 2 कमियां होती हैं आपकी, डेट इज क्वाशरकर और मरासमस। क्लियर। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें मिलती है 5.65 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 4.2 कैलोरी, और फैट से हमें मिलती है 9.3 कैलोरी। क्लियर। और प्रोटीन जो होते हैं सेल ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, और सेल ग्रोथ में, सेल रिपेयर में आपको हेल्प करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन 2-4 आपको पता होना चाहिए, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं आपके मसल में होते हैं, मांसपेशियों में। कोलाजन प्रोटीन जो होते हैं ये हमारी हड्डियों में होते हैं, बोन्स में होते हैं। और एक प्रोटीन होता है आपका डेट इज कैरेटिन। कैरेटिन प्रोटीन जो होता है हमारे हेयर्स में भी होता है और नेल्स में भी देखने को मिलता है। नाउ इज द क्वेश्चन कि एडिबल प्रोटीन जो है सबसे अच्छे स्रोत किसके हैं, डेट इज अ सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मिल्क को हम प्योर आहार नहीं कहते क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें नहीं होती, विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता। विटामिन सी विटामिन सी हमें आयरन की एब्जॉर्प्शन करने में आपको हेल्प करता है, ध्यान रखना। क्लियर। विटामिन सी जो होता है सिर्फ प्लांट फूड से हमें मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, प्लांट फूड से मिलता है। खाने में जब सबसे ज़्यादा लॉस होता है विटामिन सी का देखने को आपको मिलता है, और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग हो जाता है, मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है दांतों में से। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक हैं कौन, डार्विन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने एक थ्योरी हमें दी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर हमें कोई भी स्पीशीज मिलते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लास, ऑर्डर, किंगडम वगैरह में सब में क्लासिफिकेशन करी जाती है, उसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और लीनियस ने आपका जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बताया था, द्विनाम पद्धति के बारे में भी इन्होंने बात करी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जीनस और स्पीशीज। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी लीनियस ने बताया था। लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, द बुक नेम इज द सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर नाम की पुस्तक लिखी थी। लेमार्क की बात करते हैं तो लेमार्क ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी हमें कि किस तरीके से जो है एवोल्यूशन होता है। एक पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉगिक नाम की एक पुस्तक है, इन्होंने लिखी थी, और इन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम कहते हैं पाइसम सेटिवम। क्लियर। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोलते हैं, आनुवंशिकी के जनक इनको बोला जाता है। 4 लॉज दिए थे इन्होंने, आपके 4 लॉ दिए थे किसके लिए, डेट इज उसके इनहेरिटेंस के लिए। क्लियर। और जीन वर्ड किसने दिया था, जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने, जोहानसन ने वर्ड दिया था, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डार्विन। क्वेश्चन बोलता है ये कदम कदम बढ़ाए जा, ये एक गाना है, ये इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा किया गया है, तो ये किसने लिखा था, किसके, कौन से म्यूजिक कंपोजर थे इसके, डेट इज राम सिंह ठाकुरी। राम सिंह ठाकुरी, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये लिखा था राम सिंह ठाकुरी जी ने, ये म्यूजिक दिया था। और इसको लिखा किसने था, पंडित वंशीधर शुक्ला जी ने लिखा था, और कंपोज किसने किया था, राम सिंह ठाकुरी जी ने किया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है आपका, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो आपका किस चीज़ में बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स के बीच में होता है, और इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है और एक आपका कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। देखो जो यहाँ पे देखिए जी, आपका अमीनो ग्रुप और आपका कार्बोक्साइल ग्रुप में बनता है, दैट इज अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप में बनेगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन है जी आपका, ये मूवमेंट है और ये कहाँ पे हुई थी ये आपको बताना है। बिजोलिया मूवमेंट जो है ये 1905 में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। ये देखने को मिली थी राजस्थान के अंदर देखने को मिली थी, मेवाड़ रीजन के अंदर। पेजेंट मूवमेंट थी ये, यानी कि किसानों के लिए मूवमेंट थी। मोपला रिवोल्ट की बात करते हैं 1921 में लिखा था, अंग्रेजों के अगेंस्ट हुई थी।
मालाबार कोस्ट के ऊपर, केरल के अंदर। ये बनेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ये बनेगा पांचवा ऑप्शन, ये बनेगा थर्ड ऑप्शन। पाबना मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये स्टार्ट हुई थी 1873 से 76 के बीच में। ये आपकी मूवमेंट थी पेजेंट्स के लिए, राइट्स जो है रियोत के लिए, किसानों के लिए, ध्यान रखना। बंगाल में मूवमेंट देखने को आपको मिली थी, ये बनेगा वन ऑप्शन। रामोसी मूवमेंट, रामसी आंदोलन जिसे हम कहते हैं, ये हुआ था 1879 में सतारा रीजन में। सतारा रीजन महाराष्ट्र में देखने को आपको मिला था। अगेन आपकी ये मूवमेंट जो थी, आपकी जो मूवमेंट थी, ये आपकी मूवमेंट जो थी वो भी ये मूवमेंट जो थी आपकी किस चीज़ के लिए थी? ये मूवमेंट जो थी आपकी अगेन पेजेंट्स के लिए थी। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? 5314, ठीक है। सो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डेट इज डी ऑप्शन। 5314 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से ऐसे रूलर्स हैं और उनकी कैपिटल जो है इनकरेक्टली मैच है, मतलब सही जोड़ नहीं खाता? तो पहला पॉइंट देखिए जी, चोलास के बारे में बात करते हैं। थंजूर, ये आपकी बिल्कुल कैपिटल सही है जी, ठीक है। एक आपको बताता हूँ, राज चोला वन, राज चोला वन, ये राजा हैं, ठीक है। राज चोला वन, ये इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, शिव टेम्पल जिसे हम कहते हैं। पहला टेम्पल जो आपका बृहदेश्वर टेम्पल जो था ग्रेनाइट टेम्पल में, ग्रेनाइट में बना था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें ये तो सही है। चालुक्य की कैपिटल जो है अहियोल थी, ये भी आपका पॉइंट सही है। अहियोल इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, अहियोल इंस्क्रिप्शन अभिलेख के बारे में, और ये अभिलेख जो है आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। बादामी, वातापी, और चालुक्य की कैपिटल थी। पुलाकेशिन द्वितीय नाम का राजा था जो बड़ा फेमस था, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन ने अहियोल इंस्क्रिप्शन लिखी थी, आपकी रवि कृति की इंस्क्रिप्शन थी। और पुलाकेशिन द्वितीय जो है, इनको हराया किसने था? पुलाकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिम्हा वर्मन वन ने, ठीक है, जो आपके पल्लव वंश के राजा थे। और पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन ने पुलाकेशिन द्वितीय को हरा के टाइटल लिया था वातापी कोंडा, वातापी कोंडा का टाइटल लिया था। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। पांड्यास की कैपिटल थी हालेबिद, ये आपका पॉइंट गलत है जी। पांड्यास की जो कैपिटल थी वो तीन कैपिटल्स आपको पूछी जा सकती हैं। एक तो आपकी कोरकाई कैपिटल थी, मदुरई कैपिटल थी, मदुरई, और उसके बाद जो है आपका तेनकासी टेम्पल थी। क्लियर, तेनकासी जो है आपकी कैपिटल थी। और ये जो हालेबिद है, हालेबिद कैपिटल नहीं थी। हालेबिद जो कैपिटल थी ये आपकी होयसाला किंग की थी, होयसाला एम्पायर की थी। ये आपका पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद जो सतवाहना अमरावती, सतवाहना जो है अमरावती कैपिटल, इनकी दो कैपिटल थी, एक थी पैथान और एक थी अमरावती, ठीक है। तो ये सही है। तो मतलब गलत कौन सा हो गया? सी ऑप्शन गलत हो गया। बाकी सारी कैपिटल्स आपकी सही जुड़ती हैं। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटरेचर की फील्ड में इनमें से एक्सेलेंस अवार्ड, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में अर्जुना अवार्ड की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है ये, ठीक है, आपका यूथ अफेयर का मंत्रालय देता है, ठीक है। और अगर आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया जाता है ये आपका दिया जाता है लिटरेचर के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर, ये आपका जो अवार्ड होता है ये दिया जाता है हर साल CSI द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा दिया जाता है। ये अगर आपने रिसर्च के मामले में कुछ किया हो, फंडामेंटल में कुछ किया हो, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंट साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, इनमें अवार्ड मिलता है ये वाला। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, यूथ अफेयर मिनिस्ट्री देती है। अगेन ये आपके कोचिस को मिलता है जिन्होंने बच्चों को तैयार करके देश के लिए मेडल हासिल करवाए हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड इज द करेक्ट आंसर। ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? पहला पॉइंट देखते हैं, 24 घंटे का टाइम पीरियड है, बिल्कुल जैसे आपकी जो जियो स्टेशन अर्थ को स्टेशन मान के वेस्ट टू ईस्ट चलती है वैसी की वैसी ये चलती है। क्लियर। जियोइड शेप होती है आपकी किसकी? अर्थ की, उसी को स्टेशनरी मान के चल रहा है। इसकी एंगुलर स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है बिल्कुल अर्थ जैसे अपनी ऑन एक्सिस के ऊपर, ये भी आपका पॉइंट सही है। एटमॉस्फेयर में स्पेस के अंदर ये फिक्स होती है, गलत। जैसे आपकी घूमती है, आपकी जियो अर्थ घूमती है वैसे ही घूमती है, फिक्स नहीं होती। हाँ, ये हाइट के ऊपर एक फिक्स हाइट के ऊपर छोड़े जाते हैं, 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, या फिर 36,000 किलोमीटर ऑप्शन में आएगा। अगर दोनों आ गए तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा 35,786 को, ठीक है। ये फिक्स नहीं होती। ये वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं इक्वेटर की तरफ, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं ये, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर। ये अंतरिक्ष में तय नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है जी,
क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी बना के रखना। तो ये जो आर्टिकल नंबर है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी वाला, ये आपका आर्टिकल नंबर है 51। आर्टिकल नंबर है कितना है? 51 है, ठीक है। और ये किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में 36 से 51 नंबर तक आर्टिकल में आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो उद्देश्य होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो है लोकतंत्र देना। और डायरेक्ट प्रिंसिपल, और आयरलैंड से हमने इसको बोरो किया है, आयरलैंड से, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, कुछ आर्टिकल्स याद कर लीजिए। आर्टिकल 40 बहुत बार पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 पूछा जाता है आपका जो है यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए। 48 पूछा जाता है एग्रीकल्चर के लिए। 45 आपका 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना, पेरेंट्स की जो है स्टेट्स पढ़ाएगा। 46 जो है आपका स्पेशल एजुकेशनल केयर दी जाती है। 39A लाइवलीहुड के लिए बात करता है। 39D जो बात करता है आपके इक्वल पे फॉर इक्वल एड, इक्वल जस्टिस की बात करता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, ये 12 से 35 तक है, पार्ट 3 में दिया गया है। और पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से हमने लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो हमारी टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अभी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे अब। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A के अंदर आती है, आर्टिकल 51A के अंदर आती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। कलिंग प्राइज जो दिया गया था आपका साइंस की फील्ड में, ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। 1951 में दिया गया था पहली बार। ये किसका इनिशिएटिव था? यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? पेरिस के अंदर हैं। और पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर और किसके हैं? OECD के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के भी हेडक्वार्टर हैं। कलिंग प्राइज जो है साइंस की फील्ड में दिया जाता है, एक्सेप्शनल स्किल्स की फील्ड में। ये 1951-52 में किया गया था। कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट दी जाती है, जिसके फाउंडर कौन थे? बीजू पटनायक। बीजू पटनायक जी की मदद से। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। सीवी रमन जी को आपका रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और सीवी रमन, और ये दिया गया था आपका नेशनल साइंस डे के दिन। 28 फरवरी इज द नेशनल साइंस डे। और अगर वर्ल्ड साइंस डे पूछा आपसे, क्या पूछा जाएगा वर्ल्ड साइंस डे? तो आपका 10 नवंबर हो जाएगा, क्लियर, याद रखिए। उसके बाद आ जाओ राधा कृष्णन जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को। उस दिन हम बनाते हैं टीचर्स डे। जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ ढूंढा था। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्लांट की जो हाइट है उसको मेजर करता है, कितना प्लांट ग्रो कर रहा है वो बताता है क्रेस्कोग्राफ। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, बीजू पटनायक इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। मुस्लिम लीग ने लीड किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, चेयरपर्सन थे। और इसमें इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, टेम्परेरी सरकार बनी थी। ये कब बनी थी? 2 सितंबर 1946 को ये सरकार बनी थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान की जो बातें हमने मान ली थी। और कैबिनेट मिशन प्लान भी आया था 1946 में। और इसको भेजा किसने था? क्लेमेंट एटली ने भेजा था। और हमने बातें सारी मान ली थी। और इसके अंदर जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 लोग थे। पैथिक लॉरेंस था, ठीक है। और स्टैफर्ड क्रिप्स, और एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर, क्लियर। और इसमें जो आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे वो कौन थे? आपके पैथिक लॉरेंस थे। तो ये ध्यान रखना। 2 सितंबर 1946 को आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बैठ गई थी। और इसमें कौन कौन से लोग थे, क्या क्या सीटें थी उनके पास, वो पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशंस इनके पास थे। वल्लभ भाई पटेल जी के पास होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थी। ये ध्यान रखना, टेम्परेरी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है जो 46 में बैठी थी। टेम्परेरी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, क्लियर होना चाहिए, आज़ाद भारत की नहीं बात कर रहा। बलदेव सिंह डिफेंस थे। जॉन मैथाई जो है इंडस्ट्री सप्लाई के लिए। राजगोपालाचार्य एजुकेशन के लिए थे। भाभा वर्क माइंस एंड पावर के लिए। और फूड एंड एग्रीकल्चर के राजेंद्र प्रसाद। आसफ अली रेलवेज। जगजीवन राम लेबर। लियाकत अली फाइनेंस। और चुंद्रीगर ये कॉमर्स के लिए। और अब्दुर राब निस्तार कम्युनिकेशन के लिए। गजन फार अजी खान हेल्थ के लिए। जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ के लिए। तो ये सारे के सारे जो मिनिस्टर थे आपके इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे। इनमें से इलेक्शन कमीशन का जो कौन सा फंक्शन नहीं है पूछ रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 से 329 तक लिखा गया है। 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। 6 साल इनका कार्यकाल होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। और ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल देना और इलेक्शन टाइम टू टाइम करवाना और सब चीज़ें इनके काम में आती हैं। देखते हैं कि कौन सा फंक्शन नहीं है। डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, बिल्कुल ये इनका फंक्शन नहीं है। ये आपका डीलिमिटेशन कमीशन का फंक्शन होता है। डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है परिसीमन आयोग कहते हैं। और ये 4 बार
आपका बना था डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। ये आपके 4 बार जो है डिलिमिटेशन कमीशन बना था। ठीक है, जो बाउंड्रीज चेक करता है, हम बताते हैं ना एमएलए की बाउंड्री, इतने एरिया में एमएलए है, इतने एरिया में एमपी है, वो कौन बताता है हमें? डिलिमिटेशन कमीशन। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का रिकॉग्निशन करना बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाना बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट को अप टू डेट रखना बिल्कुल आपका काम है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश कब किया गया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था 31 अक्टूबर 1920 के बीच को किया गया था। ठीक है, और लाला लाजपत राय जो है इनके पहले प्रेसिडेंट थे बॉम्बे से। और इसके अलावा जो है लाला लाजपत राय के अलावा जोसेफ बैप्टिस्ता इनके साथ थे, एनएम जोशी, दीवान चमन लाल और बहुत सारे अदर और भी थे। ये 4 प्रोमिनेंट थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1920 इज द करेक्ट आंसर। 1920 इज द राइट आंसर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, कथकली जो है एक डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है? कथकली है केरल का। और केरल में 2 डांस फॉर्म और भी हैं, एक है आपका पूछा जाता है थयम और एक पूछा जाता है मोहिनीअट्टम। ये दोनों डांस फॉर्म कहाँ के हैं? आपके केरल के हैं। और गुजरात के अंदर कौन सा है? गरबा, डांडिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर कुचिपुड़ी। ठीक है, और तमिलनाडु के अंदर जो है भारतनाट्यम। और इसमें भारतनाट्यम के अलावा इट्स अट्टा कारगम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लावनी डांस फॉर्म कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और जक्षगन कहाँ पे है? कर्नाटक का। बिहू डांस फॉर्म कहाँ का है? असम का। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा और गिद्दा दैट इज द पंजाब का। ये आपको पता होने चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। एंटीसेप्टिक कंपाउंड बताना है, डेटोल के अंदर कौन सा होता है? डेटोल के अंदर एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है, इट्स कॉल्ड एनलोरोसाइलिनॉल। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एनलोरोसाइलिनॉल इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज बतानी है कौन सी है जो अपना पानी इसके अंदर देती है? ब्रह्मपुत्र के अंदर ये स्टार्ट कहाँ से होती है? चैमयंगदंग ग्लेशियर से। चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। यहाँ पे इसका नाम होता है यारलंग सेंगपो तिब्बत में। ठीक है, जैसे ही इंडिया में क्रॉस करती है, नामचा बारवा को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसका नाम होता है दिहांग नाम होता है। दिहांग रिवर मिलती है दिबांग से, कामेंग से, लोहित से, सुबानसरी से। तो बनाती क्या है? मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड कहाँ पे बनाती है? ये दैट इज इन द असम में। और असम से क्रॉस करके जाती है आपके वेस्ट बंगाल और वहाँ पे गंगा रिवर के साथ बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो मतलब ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सुबानसरी भी एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। 1857 के रिवोल्ट में किसने जो है असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करी थी आपके अंग्रेजों को? अंग्रेजों का साथ किसने नहीं दिया था? सिंधियाज ऑफ ग्वालियर इन्होंने तो दिया था। बेगम हजरत महल ऑफ अवध इन्होंने नहीं दिया था, ये तो लड़ाई लड़ी थी। और अवध को कैप्चर किया गया था 1856 में, क्योंकि वहां पे गैर राजनीतिक तरीके से काम हो रहा था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, प्रशासन सही दंगे से नहीं हो रहा था, इसलिए इसको कैप्चर किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, हड़प नीति के सिद्धांतों के अंदर। बाद में छोड़ दिया गया था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद बिल्कुल इन्होंने जी साथ दिया था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट जिन्होंने 1798 में जो है सब्सिडी अलायंस के ऊपर साइन किया था, सहायक संधि के ऊपर साइन किया था। सिकंदरा बेगम ऑफ भोपाल इन्होंने भी जो है इनको सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। इनके अलावा किन किन्होंने ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों को? होलकर ऑफ इंदौर ने किया था। राजा ऑफ जोधपुर, राजा जो हैं जोधपुर के, उन्होंने किया था। नवाब कहाँ के? भोपाल के, इन्होंने भी साथ दिया था। ठीक है, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध, कश्मीर, इन्होंने भी साथ दिया था। राणा कहाँ के? नेपाल के, इन्होंने भी साथ दिया था अंग्रेजों का। और अवध ने साथ नहीं दिया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इंडियन नेवल शिप का नाम बताइए जिसको कन्वर्ट किया गया मेरीटाइम म्यूजियम के अंदर, उसका नाम क्या है? वो है आपका विक्रांत। बस इतना ही याद रखना है, विक्रांत इज द करेक्ट आंसर। और ये आपके बिल्कुल ऑपोजिट है जहाँ पे आपका गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिए। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। किस दिन हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं? अभी बताया था आपको 28 फरवरी, रमन इफेक्ट दिया गया था। ठीक है, 8 मार्च जो होता है आपका क्या होता है? 8 मार्च इंटरनेशनल विमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय विमेन डे देखने को मिलता है। और 1 दिसंबर होता है एड्स डे, जिसमें आपका HIV वायरस, RNA वायरस होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को खराब करता है। T सेल्स होते हैं, WBC सेल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एलाइजा टेस्ट होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, ऐसे टेस्ट होता है ये। 10 जनवरी की बात करते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे कहते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे, क्लियर। और इसके अलावा होता है एक आपका नेशनल हिंदी दिवस।
नेशनल हिंदी दिवस। नेशनल हिंदी दिवस कब होता है आपका? 14 सितंबर को, ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। गल्फ ऑफ खंबात में इनमें से कौन सी रिवर नहीं जाती? गल्फ ऑफ खंबात में इनमें से कौन सी रिवर नहीं जाती? माही जाती है, साबरमती जाती है, तापी जाती है और आपकी नर्मदा भी जाती है, लेकिन रिवर कोयना नहीं जाती, ध्यान रखिए। क्लियर, आंसर इज सी ऑप्शन। माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश में, और काटती कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना। कैंसर मतलब कर्क रेखा। तापी और नर्मदा रिवर जो होती हैं बीच में आपके सतपुड़ा और विंध्या के बीच में क्या बनाते हैं? रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। नर्मदा तो जो बनाती है जबलपुर फॉल भी बनाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र, एमपी में जबलपुर फॉल, मार्बल फॉल कहते हैं। तापी रिवर के किनारे पे सूरत शहर है। सूरत इज अ डायमंड सिटी, डायमंड सिटी। और डायमंड माइंस कौन सी हैं आपकी? पन्ना माइंस, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, जो यूनेस्को ने आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर अंतर्गत किया है, ध्यान रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक सील मिली है मोहनजोदारो के अंदर। एक जो है एक गॉड है जिनके अराउंड जो है हॉर्न्स हैं, हेड है, एनिमल सराउंडेड हैं। ये कौन से गॉड हैं? ये गॉड हैं जो बैठे हुए हैं योगिक पोषण में पशुपति महादेव। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इनके 3 सिंह है यहाँ पे, ठीक है, और इनके अराउंड एनिमल्स हैं। 2 पैरों में 2 डियर्स हैं, 2 डियर्स। और जो सराउंडिंग में एनिमल्स हैं ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से हैं? एक तो है बफेलो, भैंस, ठीक है, एलिफेंट हाथी, टाइगर बाघ, और एक है आपका राइनोसिरोस गैंडा। ये देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इंद्र भगवान जो है ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा माने जाने वाले गॉड हैं। इनको इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, महलों का तहस नहस करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। और गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म भी कहते हैं। गड़गड़ाहट के लिए जो आपका गॉड है वो ये कहा जाता है, ठीक है, इनको बोला जाता है। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। रॉयल इंडियन नेवी ने कब म्यूटिनी करी थी? कब आपका जो है म्यूटेशन नहीं कहूँगा मैं, म्यूटिनी मतलब लड़ाई करी थी, आपका लड़ाई करी थी, ठीक है। तो इन्होंने करी थी 1946 में, 18 फरवरी, डेट एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, 18 फरवरी 1946। एक्चुअली इन्होंने इसलिए करी थी, वायलेंस इसलिए करी थी, इन्होंने जहाज़ पकड़ने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि इनके पास खाना पानी, इनके राइट्स के ऊपर जो है चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने जहाज़ पकड़ने स्टार्ट कर दिए। जहाज़ 2 पकड़े गए थे, एक पकड़ा गया था HMS तलवार, ये पकड़ा था इन्होंने बॉम्बे से, ठीक है, बॉम्बे से। और एक पकड़ा गया था HMS हिंदुस्तान, ये इन्होंने पकड़ा कहाँ से था? कराची से, ध्यान रखिए। ये दोनों जहाज़ पकड़े गए थे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉम्बे और कराची से। अब ये दोनों जहाज़ जो पकड़े गए थे, ये पकड़े इसीलिए गए थे क्योंकि इनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। और प्लस दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इनके जब पकड़े गए तो ऑब्वियसली बात है, अगर आर्मी आपके अगेंस्ट हो जाए तो ऑब्वियसली बात है आप गुलाम हो जाओगे। तो अंग्रेजों के जहाज़ पकड़ लिए गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अब हमारा देश को छोड़ेंगे। सो इसलिए RIN म्यूटिनी को हम बोलते हैं अनसंग हीरोज़ बोला जाता है। इनकी म्यूटिनी को रोकने के लिए 2 बंदे गए थे, वल्लभ पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने बोला था कि हाँ अब तो हम आज़ाद हो रहे हैं, तो आप मत कीजिए, हम सारी चीज़ें आपकी सुनेंगे। तो 1946 इज़ द करेक्ट आंसर। और 44 में सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला आया था, 45 में शिमला कॉन्फ्रेंस आई थी, याद रखनी है चीज़ें। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। द वांगी चालुक्य रूलर जिन्होंने बहुत सारे टेंपल बनाए थे आंध्र प्रदेश में, वो कौन से थे? वो राजा कौन से थे? नाम याद करना पड़ेगा इसे। इट्स गुनागा विजयादित्य ये नाम था। इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाई थी टेंपल्स की, 108 टेंपल्स की इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। आर्टिकल 1 जो है आपका, आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या डिस्क्राइब करता है? देखिए जी, आर्टिकल 1 बताता है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। और ये आपका बताता है यूनियन ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये बताता है हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है। क्लियर, यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वासी फेडरल की बात करते हैं, क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघीय। ये हमारी गवर्नमेंट है ना, राइट नाउ इज द गवर्नमेंट इज क्वासी फेडरल, मतलब फेडरल तो है, संघीय चरित्र तो है, प्लस स्ट्रॉन्ग सेंटर है, फेडरल विद मोर स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बात करता है। क्लियर, याद रखना। आर्टिकल 2 बताता है न्यू स्टेट्स, अगर आपने इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट की अथॉरिटी है इस्टेब्लिश करनी, पार्लियामेंट जो है आपकी अथॉरिटी है, किसी भी स्टेट को बाउंड्रीज को कम ज़्यादा करके जो है आपकी कुछ भी बना सकती है, ये आपका पार्ट है। नई स्टेट बनानी है, तोड़ना फोड़ना है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, साधारण बहुमत से 50% + 1 प्रेसिडेंट वोटिंग से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा।
इनमें से कोलाइडल सिस्टम बताइए, जहां पे लिक्विड जो है लिक्विड में डिस्पर्स होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पायसन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। लिक्विड एंड लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन, जिसमें आपका मिल्क, हेयर क्रीम वगैरह आता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। बट अदरवाइज इसके आपको पता होना चाहिए मीडियम एंड फेज। मीडियम मतलब किसमें घोल रहे हो और कौन सा फेज घोल रहे हो। अगर हम सॉलिड को सॉलिड में घोल रहे हैं तो सॉलिड सोल बनेगा, सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो तो सोल बनेगा, सॉलिड को गैस में घोल रहे हो तो एरोसोल बनेगा, लिक्विड को सॉलिड में डोल रहे हो तो जेल बनेगा, लिक्विड को गैस में घोल रहे हो एरोसोल बनेगा, गैस को सॉलिड में सॉलिड सोल, गैस को लिक्विड में फोम बनेगा। और ये आपकी जो है एग्जांपल्स हैं, इसमें कोई भी पूछी जा सकती है। मिल्क पूछा जा सकता है ऐसे जो पूछा गया है, ठीक है। आपसे जो है ये स्टोन के बारे में पूछा जा सकता है, क्रीम के बारे में, डस्ट के बारे में, जेलिस के बारे में, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। जनरली जो पेपर में पूछा जाता है वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में पूछा जाता है कि इन दोनों को मिश्रण कर रहे हैं तो क्या बनेगा। जैसे अगर हम जेल की बात करते हैं तो जेल किसका मिश्रण है, ये है आपका लिक्विड सॉलिड में जब मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड सॉलिड में मिलेगा। और सोल किस में है, सोल है आपका सॉलिड लिक्विड में मिलेगा, ऐसे हम कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका बी ऑप्शन बनेगा। लिक्विड को जब हम घोलते हैं तो यहाँ पे कई बार ना रंग बिरंगी लाइनें आने लग जाती हैं, उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होती है जब आप मूवमेंट करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं। और इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट, जहाँ पे आपका शाइनिंग वगैरह कलरफुल आने लग जाते हैं तो उसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, याद रखना। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन हमारे। अभी हमारे 10 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं IBACI के लिए। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना, हिम्मत नहीं हारनी। पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हारना नहीं है, अच्छे से दिमाग लगा के करना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आपको रिवाइज करने हैं, आपको दिमाग चलाना है अपना। वहाँ पे जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चन गलत मत कर देना। क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, थोड़ा सा टफ डाल दे। टफ का मतलब ये नहीं होगा कि एग्जाम टफ होगा, टफ का मतलब होगा लैंग्वेज चेंज कर दे, समझने में टाइम लग जाए। तो उस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करके जाओ, धमाल मचा दो पेपर में, ठीक है। सो बस ये चीज़ देखना। बाकी जो भी अपडेट होता है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलता रहता है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।